अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं अपने कोई कामों में मसरूफ़ था और मुझे ख्याल आया कि यार मैंने ट्विटर ही नहीं देखा। ये कैसी ज़िंदगी है कि मैं इतनी देर से कुछ 2 घंटे से ट्विटर के बगैर बैठा हुआ हूँ। खैर, मैंने ट्विटर देखा। उधर मेरी एक ट्वीट पर नज़र पड़ी। वो इफ़ी व्यूज़ के नाम से एक साहब करते हैं। बड़े मज़ाहिया किस्म के उनके ट्वीट होते हैं। तो मैं यानी कि मैंने उनके ट्वीट देखा, उस पर लिखा हुआ था कि महकमा ज़राअत के अफसर को गंदा बीज बोने पर 14 साल सज़ा। मैं बड़ा क्यूरियस हुआ कि ये कौन सा महकमा ज़राअत का अफसर है कि जिसको ये सज़ा हुई है गंदा बीज बोने पर। उसने तो गंदा बीज देना था ना, बोने वालों ने तो खुद बोना था। तो यानी कि कौन सा ऐसा अफसर है जिसने बीज खुद बोया भी हो। तो बाद में जब मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया तो पता चला कि जिस अफसर की बात हो रही थी वो जनरल फैज़ थे। यानी कि आपको याद होगा कि जनरल फैज़ के ज़माने में जब वो DGISI थे और जब नून लीग को दबाया जा रहा था और PTI को लाया जा रहा था, तो उस टाइम कोई एक कोई PMLN के MPA थे, जिन्होंने को बयान दे दिया पहले कि उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। और बाद में जब उनको दबाव आया कि आप रुजू कर लें, तो उन्होंने जो रुजू किया था उन्होंने कहा था जी कि असल में वो जो लोग आए थे वो महकमा ज़राअत के अफसर थे। तो वो ये एक इस्तारा सा बन गया कि जो लोग, अगर कोई बंदा ISI का नाम नहीं ले सकता तो उनके लिए ये एक गुंजाइश निकल आई कि आप जो है ना महकमा ज़राअत कह सकते हैं और इस तरह से आप अपनी मुज़ामत जारी रख सकते हैं। तो महकमा ज़राअत जो है वो चूँकि जनरल फैज़ के टाइम पर आया तो उस तनाज़र में ये जो इफ़ी का भी ट्वीट उस हवाले से था। अब यह है कि जो सज़ा हुई इसका आप लोगों को बड़ी देर से इंतज़ार था। अक्सर आप लोग पूछ रहे होते थे कि जी जनरल फैज़ की बने हैं। आई डोंट नो, मुझे ये नहीं समझ लगी कि आप उनके बारे में फ़िक्रमंद थे या कि आपको ये फ़िक्र लाहक थी कि कहीं ये ना हो कि जनरल फैज़ को सज़ा ही ना हो। लेकिन यह है कि आज सज़ा हो गई और 14 साल की सज़ा हुई। और पिछले दिनों में मैंने बात की थी कि हमने कोई कहा था कि अब जो है ना काम नेड़े लग गया है। और राना सनाउल्लाह ने भी ये को बात इस तरह की थी कि दिसंबर के महीने में सज़ा हो जाएगी और फिर जो है 11 दिसंबर का इंतखाब किया गया। यानी कि आज के दिन उनको सज़ा सुना दी गई। कितनी? 11 साल, सॉरी 14 साल की सज़ा सुना दी गई, कैद बामुशक्कत। अब यह है, लेकिन जो उससे बड़ी जो बात थी, एक ये बात तो हो गई, लेकिन जो उससे बड़ी बात थी वो थी जो एक पहले एलामिया जारी हुआ, उसकी आखिरी 2 सतरें थी। उसमें ये बताया गया था कि जो इस शख्स पर जो बाकी इल्ज़ाम है कि पॉलिटिकल एजिटेशन को किस तरह इसने उसको आग, क्या कहते हैं, यानी कि जलती पे तेल का काम किया, उस हवाले से जो भी केसेस हैं उनका फ़ैसला आना बाकी है। अब इसका क्या मतलब हुआ है? इसका बहुत बड़ा मतलब हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो 9 मई है उसके हवाले से जो हम अफसानों की शक्ल में बातें सुनते आ रहे थे वो हकीकत में तब्दील होने जा रही हैं। हकीकत में तब्दील कैसे होने जा रही हैं? यानी कि उसका मतलब यह है कि इन बातों में वज़न था जो कि बातें फैलाई जा रही थी। यानी कि ऐसा भी मुमकिन है कि जो जनरल फैज़ पे जो केस बनेगा उसमें यह भी होगा कि इन्होंने को फ़ौज में भी बगावत कराने की कोशिश की। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि अबसार साहब ने कोई अपने प्रोग्राम में ज़िक्र किया कि जनरल फैज़ जो है उसने अपना एक स्क्वाड बनाया हुआ था या एक अपना उसका गैंग था, जिसके ज़रिए बहुत सारे लोग जो हैं उसने टारगेट करने थे या मुख्तलिफ लोगों को उसने असाइनमेंट देता था, यानी मुख्तलिफ लोगों के हवाले से। तो उनकी जो प्लानिंग थी उसमें यह भी शामिल था कि किसी टाइम पर हमने जो फील्ड मार्शल हैं इनको भी एलिमिनेट करना है। अच्छा, मैंने उस दिन ना आपसे एक बात की थी, मैंने कहा कि एक और बंदा है, यानी कि उसका मैं ज़िक्र बाद में करूँगा। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो भी ज़िक्र कर दूँ कि मैं किस बंदे की बात करते करते रुक गया था। या मैं ये चाह रहा था कि चलें एक टाइम पर एक बंदे की बात हो जाए, तो चूंकि फील्ड मार्शल की बात हो गई तो हम दूसरे बंदे को बाद में डिस्कस करेंगे। नाजरीन, जो दूसरा बंदा था, यानी कि जो कि जनरल फैज़ का टारगेट था, जिसको वो टारगेट करना चाह रहे थे, वो जनरल नदीम अंजुम थे। जनरल नदीम अंजुम जो कि उनके बाद DGISI बने, वो भी उनके जो टारगेट्स हैं उनकी फहरिस्त में शामिल थे। अब ये बंदा कितना डेंजरस होता गया ओवरऑल। जो लोग जिन्होंने आके फैज़ को रिप्लेस किया,
या ये है कि जो आर्मी चीफ़ की रेस में जीत गए, यानी कि वो भी ख़तरे में। हालांकि जो मेरे पास इतलात आती रहीं या हमारे जो मौक्कल इतलात देते रहे, उससे तो यही एक तासर था कि जब आर्मी चीफ़ आसम मुनीर आर्मी चीफ़ बन गए तो जनरल फैज़ ने कहा जी कि बस जो है ना यानी कि हुण साड़ी दौड़ ख़त्म, तो साड़ी हुण तुहाडे नाल कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, उन्होंने भी ऑन द फेस वैल्यू लिया कि ठीक है यार। और वैसे भी नाजरीन, ये जो होती है ना गैर ज़रूरी लड़ाइयाँ, ये नहीं लड़नी चाहिए। आपकी जो वार है ना वो चॉइस की होनी चाहिए, और सॉरी नेसेसिटी की होनी चाहिए, कि जिधर आपको पता चले कि ये नागुज़ीर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ हर पासे पंगेबाजी करते हो ना, फिर आप वो लड़ाइयाँ ही लड़ते रहते हैं, आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो प्रॉबली यही जेन यानी कि जो आसम मुनीर है उनके जेन में भी यही बात थी कि मैं जो है इन लड़ाइयों में ना बढ़ूँ। और इवन बाद में भी यानी कि उन्होंने इनको ख़ास हद तक टॉलरेट करते आए, यानी कि उनको बताया कि आप बाज़ आ जाएं, आप बाज़ नहीं आ रहे। लेकिन यह है कि जब एक स्टेज ऐसी आ गई कि उनको लगा कि यार ये तो बंदा इतना डेंजरस है, या अपनी फितरत के हाथों इतना मजबूर है कि हो सकता है मेरे सामने आके तरले मिन्नतें करे, लेकिन उसके बाद जो वो काम करता है, यानी कि ये तो डेंजरस हो सकता है, तो लिहाजा इसको पकड़ना ज़रूरी है। क्योंकि इसके एक अपने कॉन्सिक्वेंसेस है ना, यानी कि आप एक बंदे को एक साबिक डीजीआई से को कोर्ट मार्शल करने जा रहे हैं, तो ये एक फ़ौज में भी रवायत कायम हो सकती है कि जो ही बंदा को रिटायर होगा, जो नए वाला आएगा, वो पहले का कोर्ट मार्शल शुरू कर देगा। तो लिहाजा इस रास्ते पे जाते हुए एक इतना आसान काम नहीं था। अच्छा, और दूसरा ये है कि हम बातें तो वैसे बड़ी करते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी का, अपने इदारे का एहतसाब सबसे मुश्किल काम होता है। आपको जर्नलिस्ट कितने मिलेंगे ये बातें करते हुए कि जी ये जो है फ़लाँ का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फ़लाँ की होनी चाहिए। इनको कहेंगे अपने किसी कुलीग के बारे में बात करके दिखा दें, या कह दें कि जो फ़लाँ ने काम किया वो गलत किया है। डरते रहते हैं, मुश्किल काम होता है। यानी कि अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर एनीवे, जो अब इस हवाले से जो किया गया है, यानी कि वो जो 9 मई में उनको इम्प्लिकेट किया जा रहा है, ये एक यानी कि आपको एक फिर से इंतज़ार शुरू हो जाएगा कि अब उनके साथ होगा क्या। अब यह है कि क्या जनरल फैज़ को किधर रखा जाएगा, यानी कि बहुत सारी बातें चल रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनको कहीं इधर ही बैरक में रखा जाएगा, कोई लोग कहते हैं कि उनको उधर अडयाला जेल में रखा जाएगा। एक इतला ये है कि जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था कि वो शबीर डार ने जो एक स्टोरी दी थी कि उधर कासम मार्केट में रावलपिंडी कैंट के अंदर उधर कोई जगह उसको कोई जेल का स्टेटस दिया गया है। और जो कल मैंने बात की थी एक और, कि मोहम्मद मालिक कह रहे हैं जी कि कोई एक जो फ़ौजियों के लिए एक अलग से एक कोई प्रिजन फैसिलिटी बनाई जा रही है ताकि उनको सिविलियन से दूर रखा जाए। तो ऐन मुमकिन है कि वो चीज़ें जो हैं वो जनरल फैज़ के हवाले से हो रही हों। दूसरा ये है कि क्या जनरल फैज़ को उधर भेजा जाएगा। मुझे चांसेस कम लगते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैं 2-3 दफ़ा पता कर चुका हूँ, अभी तक उनकी मुंतकिली की कोई ऐसी इतला नहीं मिल रही। लेकिन यह है, मुझे लगता है कि शायद जनरल फैज़ को मुंतकिल ना किया जाए। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि अगर कोई 9 मई का केस है जिसमें इमरान खान के साथ इनको शरीक जुर्म बना दिया जाए, तो फिर हो सकता है कि इनको जो उधर अडयाला जेल में उधर अदालत लगे और इनको भी उधर रखा जाए। लेकिन ये स्ट्रेटजिकली ये चीज़ भी डेंजरस है कि इन दोनों को एक जगह पर रखना। उसमें अगर वो भी हुआ तो उसमें क्या होगा, यानी कि अगर आपने अदालत लगाई है तो आप जो है एक को जूम पर ले लेंगे, आप जो है यानी कि वीडियो कॉल पर ले लेंगे, उनको साथ साथ रखना तो मुझे मुश्किल नज़र आता है। लेकिन यह है कि ओवरऑल लगता है कि फ़िल्म अभी बाकी है। लगता क्या है, फ़िल्म अभी बाकी है। अभी तो मामला शुरू हुआ है, अभी तो क्या कहते हैं पार्टी शुरू हुई है। अब जो है ये जनरल फैज़ को एक इबरत की मिसाल बनाया जा रहा है। एक जनरल जो कि एक बहुत ही एक डरावना ख्वाब बन चुका था मुख्तलिफ लोगों के लिए, यानी कि उनकी शर से कोई आर्मी चीफ महफूज नहीं था, उसकी शर से कोई DGI से महफूज नहीं था, उसकी शर से कोई आम आदमी या जो सियासतदान है वो महफूज नहीं थे। तो ओवरऑल अगर, लेकिन यह है कि जनरल फैज़ का एज आ स्पाई चीफ बात की जाए तो जो उनके नाकदीन हैं वो भी कहते हैं कि पूरा जो है ना वो एक गस्टापू था, यानी कि गस्टापू था, यानी कि एक पूरी जो है ना यानी कि एज आ जो इंटेलिजेंस वाली जो हरकतें हैं सारी वो जनरल फैज़ में पाई जाती थी। वो अपना इवन यानी कि उन्होंने 4-4 फ़ोन रखे होते थे,
ज़्यादातर जो हैं वो बर्नर मोबाइल इस्तेमाल करते थे जो 3310 टाइप हैं। और एक जगह पर एक फ़ोन है और सफ़र करते हुए कोई दूसरी जगह पर कोई दूसरा फ़ोन है। कोई लैपटॉप है, कभी बेटी का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हों, कभी मुलाजिम का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हों, ताकि कोई जो है ना इनके इस तरह से चीज़ों का रबत नज़र ना आए। और इसमें काफ़ी चीज़ें या उन्होंने गुर जो हैं वो आगे पीटीआई वालों के साथ भी शेयर किए हुए थे कि आईएसआई किस तरह काम करती है और आपने इसको किस तरह डिसीव करना है, जिसकी वजह से पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने काफ़ी इससे फ़ायदा भी उठाया और अपने आप को बचाए भी रखा। तो नाजरीन, ये तो होगी जनरल फैज़ के बारे में बात। एक और जो एक फ़ौजी अफसर थे जिनका कोर्ट मार्शल हुआ उसने कोई एक एतराफ़ किया है। और वो इतराफ़ जो है वो एक इनके एक सीनियर था उनका, उसके बारे में उन्होंने कोई बातें की हुई थी, जो कि पहले बड़े ही संगीन इल्ज़ाम लगाए थे और बाद में उन्होंने उसका इतराफ़ कर लिया है। और मैं जो बात कर रहा हूँ मैं आदिल राजा की बात कर रहा हूँ। आदिल राजा का आपको पता है कि लंदन में केस चल रहा था, आदिल राजा को फ़ाइन भी हो गया और अदालत ने कहा कि आपने अपने सोशल मीडिया पर ये चीज़ जो है इनके इसको लगाए रखना है कि जिसमें आपने बताना है कि मैंने इल्ज़ाम लगाए थे, मैंने झूठे लगाए थे, मैं उनको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया और अदालत का ये फ़ैसला है, ये भी आपने साथ पोस्ट करना है। तो ये ब्रिगेडियर राशिद के ख़िलाफ़ जो मेजर आदिल राजा है इसने किया था, आजकल वो लंदन में है, इधर उनका कोर्ट मार्शल हुआ है, फ़ौज के कन्विक्ट हैं। और आजकल जो है इनके वो ट्विटर पे उन्होंने टॉप पर यही पोस्ट किया होता है, लेकिन अदरवाइज़ उनके लहजे में कोई फ़र्क नहीं आया। ऐसा नहीं लगता किसी साइड से भी कि आदिल राजा ने कोई चीज़ सीखी है। वो अपने जिस सफ़र पर था, जिस रास्ते पर था, वो उसी पर ही गामजन है। अब जो एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज सारा दिन होती रही या उस पर बहस होती रही, वो एक डिप्लोमेट के हवाले से है। नॉर्वे के सफ़ीर वो आज अदालत में गए और कल की बात है, सॉरी, कल अदालत में गए। और अदालत में क्यों गए? क्योंकि उधर ईमान मज़ारी का केस था। प्रॉबली मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, मेरे ख्याल आज ही था या शायद 2 दिन चलता रहा, क्योंकि फ़ैसला जो है वो तो आज हुआ है। तो उसमें इनके वो अदालत में गए और अदालत में आगे इनको मतीउल्लाह जान, सत्तूर और ईमान मज़ारी इन्होंने रिसीव किया और फिर उनको अंदर लेकर गए ताकि जी वो एज अ ऑब्ज़र्वर आकर वो प्रोसीडिंग देख रहे हैं। ये आई डोंट नो कि वो एज ऑब्ज़र्वर आए थे या एज अ इंटीमिडेटर आए थे। मतलब ये है कि इनके आप याद होते हैं ना कि आप वैसे आते हैं, अदालत में जाते हैं या कोई रैंडम केस होता है उसमें आप आते हैं। ईमान मुजारी जो हैं एक इनके बड़ी मशहूर खातून हैं, और उन पर जो आजकल केसेस चल रहे हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं। मैं ईमान मुजारी का मद्दाह भी हूँ, ईमान मुजारी का नाकद भी हूँ। ईमान मुजारी बड़ी बोल्ड खातून है, लेकिन यह है कि बोल्ड होने के जो एक अपने कोई नुकसान भी होते हैं कि बाज़ औक़ात अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं होता, वो ईमान मुजारी का भी नहीं है। ईमान मुजारी ने पहले फ़ौज के बारे में कह दिया कि ये टेररिस्ट हैं। कोई पीटीएम की एक रैली थी, उधर ख़िताब करते हुए उसने कहा जी कि जो टेररिस्ट हैं वो पीटीएम वाले नहीं हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले नहीं हैं, टेररिस्ट जो हैं वो जीएचक्यू में बैठे हुए हैं। फिर ये इससे पहले कोई माजी में भी कोई फ़ौज को ये दहशत गर्दी या कह चुकी है या कि लानत है फ़ौज पर, इस तरह की कोई बातें कर चुकी है। एक दफ़ा जनरल कमर बाजवा जो हैं, जब वो आर्मी चीफ थे, उनके हवाले से भी इस तरह का कोई बाजवा बगैरत या कोई इस तरह की इसने बात की थी और अतर मिनल्ला की अदालत ने उनको जाने दिया था, यानी कि उस टाइम उन्होंने इनके ख़िलाफ़ केस किया था, इन्होंने जाने दिया था। फिर जो है इनके एक दफ़ा वो कोई पुलिस का उन्होंने किसी जगह पे कोई ब्लॉकेट रास्ता को ब्लॉक किया हुआ था, इन्होंने खुद ही उतर के वो सारा रास्ता खोल दिया, नाके हटा दिए, जो कि एक बहुत बड़ी एक ब्रीच होती है कि आपने इनके कानून को हाथ में लेने की, ये एक लिविंग एग्जांपल थी। अभी जो है इनके ईमान मज़ारी ने को ट्वीट किया और उस पर जो है उसका कोई ट्रायल वगैरह चल रहा था, वो ट्रायल को रुकवाने के लिए आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे। तो उधर जो हैं वो एम्बेसडर जो हैं वो उनको उनके साथ आए हुए थे। अब इनका दिफा ये है कि जी वो तो जी ऑब्जर्वर के तौर पे आए हुए थे, ऑब्जर्वर के तौर पे आए हुए थे, कम से कम चलें ये सबको पता था कि वो आपके लिए आए हुए थे, अदरवाइज़ तो वो इनके सिर्फ इस केस में क्यों जाते? पता चलता है जी कि नॉर्वे का एम्बेसडर जो है वो सवेरे सवेरे उठ के ना, इनके कोई 9 बजे को मुँह धोंदा है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है। या तो कोई इस तरह की बात हो ना, तो फिर तो उसको कोई उसमें खबरियत ना हो जी कि वो एम्बेसडर साहब जो हैं वो पहले भी आते हैं।
या ये है कि कोई एक रैंडम केस में गए होते तो लगता है जी कि वैसे ही वो देखना चाह रहे हैं कि अदालत में कार्रवाई कैसे होती है। ईमान मुजारी के हवाले से केस चल रहा है और उधर आए हुए हैं, और उधर भी उन्होंने कोई थोड़ा बहुत भी हिजाब नहीं रखा कि मैं कोई उत्थे तो कला चला जाए, यानी कि उत्थे बाहर यानी कि आगे ईमान मुजारी उनका इंतज़ार कर रही है और लेकर गई है। और ऐसे है कि जैसे उधर जो है आगे आप जजेस को पैगाम दे रहे हैं कि जनाब अंबैसडर भी वेख रहे हैं, हुण तुसीं मेरे खिलाफ फैसला तो करो। इस बात से कतर नज़र कि केस ठीक है या गलत है, मैं यानी कि उसकी डिटेल में नहीं जाता, और ना ही मुझे यानी कि बहुत ज़्यादा आइडिया है। बाकी मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि ईमान मज़ारी जो है वो पहले किस तरह की बातें करती है। ये कई दफ़ा इसके ख़िलाफ़ केसेस हुए और कई दफ़ा वो भी नहीं हुए, और जब हुए उसमें अदालतों ने ईमान मज़ारी को ओवरऑल प्रोटेक्ट किया है। ज़रूरी नहीं कि मेरिट पर किया हो, लेकिन प्रोटेक्ट किया है। अब यह है कि उस पे ये काफ़ी एक हंगामा खड़ा था आज अम्बेसडर साहब पे, यानी कि उन्होंने एक हमारे दफ्तर खारजा ने एक डिमार्श भी जारी किया है कि ये अम्बेसडर जो है ये हमारे इंटरनल अफेयर में मुदाखलत कर रहा है, और इस पे आजकल काफ़ी बहस चल रही है। अब यह है कि मैं देख रहा था उस पर किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि क्या नॉर्वे में नॉर्वे वाले जो हैं वो इधर आके तो ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट बनते हैं, क्या नॉर्वे में इन तरह की चीज़ों अगर उनकी कोई फ़ौज होती, यानी कि पता नहीं, फ़ौज तो मेरे ख्याल उनकी है ही नहीं है, तो अगर होती तो क्या वो उसको दहशतगर्द करार देते, तो इस पर क्या होता, यानी कि उनका कोई रिएक्शन होता या ना होता। या बाकी यानी चलें फ़ौज पे अगर इसके अलावा जो पुलिस है, यानी कि अगर वो किसी जगह पे उन्होंने कोई रास्ता ब्लॉक किया हुआ है तो क्या कोई एक शहरी जाके वो उसको खोल सकता है, और सारे जो हैं लोग उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, यानी कि जो उनके हमायती हैं। तो यानी कि कई सवाल हैं। मेरा ख्याल है कि अम्बेसडर को जाना चाहिए था तो वो इंडिपेंडेंटली जाते, कम अज़ कम और नहीं तो कोई थोड़ा सा पर्दे ही रख लेते कि मैं तो वैसे ही आया हूँ। इतनी तो गुंजाइश रह जाती। आपने उनके आने की वीडियो बनाई, उसको पोस्ट किया, आपने जजेस को एक पैगाम देने की कोशिश की कि जो है यानी कि ये एम्बेसडर साहब हैं हमारे साथ हैं, तो ऑब्वियसली यानी कि ये तनाज़ा तो इस पर खड़ा होना था। तो नाजरीन आज बस यही सारियां गल्लां सुनते हैं, शाम हो गई तो हुण मैं क्या कि तुहानू भी सुना दी है, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।